हेलो फ्रेंड्स, तो नर्सिंग गर्ल के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिए, आप लोग को ज़रूरी कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ से आप लोग को एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग टू ए बेबी शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। शिशु को शौचालय प्रशिक्षण किस उम्र में शुरू किया जाने चाहिए। टॉयलेट ट्रेनिंग जो होता है एक प्रकार का ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण होता है, जो कि 18 से 30 मंथ के बच्चे को दिया जाता है। टॉयलेट ट्रेनिंग 18 से 30 मंथ के बच्चों को दिया जाता है और इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो बच्चे को टॉयलेट सीट पे कैसे बैठना है, इसमें समय का भी ध्यान रखा जाता है, साफ़ सफाई के बारे में बच्चों को बताया जाता है, टॉयलेट सीट पे कैसे बैठाना चाहिए बच्चे को, उसके बारे में ट्रेनिंग जो दिया जाता है बेबी में वो 18 से 30 मंथ। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 मंथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। In newborn, Apgar scoring method should be performed first of all eight. एक नवजात अपगार स्कोरिंग पद्धति में सबसे पहले कहाँ किया जाना चाहिए, यानी कितने समय तक अपगार स्कोरिंग जो है वो किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अपगार स्कोर क्या है, इसमें जो 5 चीज़ों का आकलन किया जाता है। ए से हो जाएगा अपीयरेंस, त्वचा का रंग, पल्स, ग्रीमेसेस, एक्टिविटीज़, रेस्पायरेशन रेट देखा जाता है बच्चों का। इस कब तक आकलन किया जाना चाहिए, कितने टाइम तक। यहाँ ऑप्शन में दिया 1 मिनट, देन 5 मिनट ऑफ एज, 10 मिनट देन ऑफ नेक्स्ट डे, 30 मिनट्स देन 40 मिनट्स ऑफ एज, 5 मिनट्स एंड 30 मिनट्स एज। तो यहाँ पे जो अपगार स्कोरिंग का जो टाइमिंग होता है वह 1 मिनट देन 5 मिनट्स ऑफ द एज, 1 मिनट से 5 मिनट के बीच अपगार स्कोरिंग किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे अपगार स्कोर जो है यह जो है 1952 में विकसित किया गया था डॉक्टर वर्जीनिया अपगार द्वारा। वर्जीनिया अपगार द्वारा 1952 में जो है अपगार स्कोरिंग विकसित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन फॉलोइंग विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन रिफ्लेक्स। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन दुग्ध उत्पादन प्रतिवर्ध के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन में दिया ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, एलएच। यहाँ दुग्ध उत्पादन के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन होता है वह प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है यह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन स्राव का जो होता है रिलीज होता है वह प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन दिया है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वह पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। If a baby's birth weight is 3 kg, then the age of 5 month weight of the baby should be। यदि जन्म के समय बच्चे का वजन 3 किलो है तो 5 महीने की उम्र में बच्चे का वजन कितना होना चाहिए। जन्म के समय 3 किलो है, जन्म के समय 3 किलो, उसके यहाँ पे पूछ रहा है फिर 5 महीने में उसका एज जो है वह कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि बच्चा का अगर जन्म के समय अगर उसका वेट है 2.5 kg तो वह 5 मंथ के एज में जो है वह दुगना हो जाएगा, वहाँ 5 kg हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है जन्म के समय 3 किलो है तो वहाँ 5 महीने की उम्र में कितना हो जाएगा। तो यहाँ 3 6 kg, यहाँ पे 6 kg, यहाँ दोगुना हो रहा है 6 kg। तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे 6 से 8 kg के बीच इसका वजन हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, 6 kg। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट इम्पोर्टेंट काउज ऑफ न्यूनेटल डेथ इज। नवजात मृत्यु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। ज़्यादातर जो काउज होता है वह
न्यूनेटल डेथ का वह क्या है? ऑप्शन में दिया है हाइपोथर्मिया, जॉन्डिस, सेप्टिसीमिया, डायरिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर भी कहते हैं, साइलेंट किलर। इसमें जो बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वह नॉर्मल जो होता है उससे कम हो जाता है। यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर जिसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथर्मिया। इस स्थिति अगर बेबी का वेट अगर कम है तो उसमें बेबी को केएमसी प्रोवाइड, अगर हाइपोथर्मिया की स्थिति देख रहे हैं तो उसमें केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं। और शरीर का तापमान बनाए रखना है हाइपोथर्मिया में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इन फॉलोइंग विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया? निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु अतिसार के लिए उत्तरदायी है? डायरिया के लिए जो बैक्टीरिया है वह कौन कौन सा बैक्टीरिया है? इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया देखने को हमको मिल सकता है। ऑप्शन में दिया इस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई मतलब इस्चेरिया कोलाई, सीगला, सल्मोनेला, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे जो और इसमें विब्रियो क्लोरा वगैरह और भी बहुत सारा बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। इकोलाई, सीगला, सल्मोनेला, विब्रियो क्लोरा आदि जो बैक्टीरिया है वह डायरिया के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद डायरिया आर एक्सेप्ट? डायरिया से जुड़ी जटिलताएं हैं सिवाय। डायरिया में जो डायरिया की स्थिति में डिहाइड्रेशन, जिसमें पानी से पतला लेटरिन होता है, उसमें जो डायरिया की स्थिति में कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? डायरिया मतलब दस्त होना। ऑप्शन में दिया है डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, माल न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो यहाँ डायरिया की स्थिति में जो हम लोग को देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन मिलता है, माल न्यूट्रिशन कुपोषण की स्थिति देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पानी की कमी हो जाएगा। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को, यहाँ पे कौन सा नहीं देखने को मिलेगा हम लोग को? जो यहाँ पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वह देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इंक्लूड्स? अतिसार के उपचार में शामिल है। डायरिया का ट्रीटमेंट में क्या शामिल है? फोटोथेरेपी, ओआरएस, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। तो डायरिया में पानी की कमी हो जाती है तो इसमें ओआरएस घोल वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओआरएस। ओआरएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस जो होता है बहुत सारे कॉम्पोजिशन से मिलकर बना होता है, जैसे NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, सोडियम सिट्रेट हो जाएगा, और भी वाटर हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, इससे मिलकर बना हुआ जो कि ओआरएस जो है डायरिया के ट्रीटमेंट में काम में ओआरएस के घोल के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओआरएस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl इन 1 लीटर ऑफ ORS इज? 1 लीटर ORS में सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा कितनी होती है? यहाँ ORS का जो पैकेट होता है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन में दिया है 2.9 ग्राम, 2.6 ग्राम, 1.5 ग्राम, 20 ग्राम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.6 ग्राम। NaCl का जो मात्रा होता है ORS में वह 2.6 ग्राम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अमाउंट ऑफ शुगर इन 1 लीटर ऑफ ORS इज? 1 लीटर ORS में चीनी की मात्रा कितनी होती है? ORS में जो होता है, ORS में शुगर का जो मात्रा होता है वह कितना होता है? शुगर का मात्रा पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13.5 ग्राम जो होता है वह चीनी में चीनी जो 1 लीटर ORS का घोल होता है उसमें चीनी की मात्रा जो होती है 13.5 ग्राम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा 13.5 ग्राम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
मॉडरेट हाइपोथर्मिया इज इन ए न्यूनेट इज। ऑप्शन में दिया है बिलो 32 डिग्री सेल्सियस, 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस, 33.6 से 36.2 डिग्री सेल्सियस, 36.4 से 37.2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हाइपोथर्मिया जो होता है 3 टाइप्स से होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो माइल्ड में जो हो जाएगा हाइपोथर्मिया, माइल्ड में उसमें जो होगा 36 से लेकर 36.4 डिग्री सेल्सियस जो होगा, उसमें 36 से लेकर 36.4 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर देखा गया है डिग्री सेल्सियस, तो वो उसे जो मानेंगे वह माइल्ड हाइपोथर्मिया मानेंगे। और मॉडरेट की स्थिति में देखेंगे हम लोग, तो वहाँ पे मॉडरेट में हो जाएगा 32 से लेकर 35.9 डिग्री सेल्सियस। और सीवियर कंडीशन में जो हो जाएगा यहाँ पे हाइपोथर्मिया, हुआ हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस से कम, बिलो 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पूछा गया है मॉडरेट हाइपोथर्मिया, तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लगभग में हम लोग देखेंगे मॉडरेट में, यहाँ पे 32 है, 32-35 के बीच में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 टाइप से होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सीवियर एस्फैक्सिया इज इंडिकेटेड बाय एन अपगार स्कोर। गंभीर श्वासावरोध को अपगार स्कोर द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ अपगार स्कोरिंग में आप लोग चार्ट बनाकर वहाँ पे पढ़ना बताएंगे हम लोग। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग अपगार स्कोरिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है श्वासावरोध को अपगार स्कोरिंग द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें जो 3 कंडीशन होता है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है गंभीर श्वासावरोध, जो नॉर्मल होता है, जिसमें बेबी अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल लेता है, उसका जो होता है कंडीशन, वह जो होता है 8 से 10 के बीच। और बीच वाला जो कंडीशन होता है वह होता है 5 से 7 के बीच। और जो गंभीर कंडीशन होता है श्वासावरोध का, वह 0 से 3 के बीच होता है। यहाँ पे जो सबसे अच्छा है वह 8 से 10 है, उसके बाद है 5 से 7 है, और गंभीर जो श्वासावरोध की स्थिति है वह 0 से 3 है। तो यहाँ पे गंभीर पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 से 3। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इज डिफाइनेड एज एन इन्फेंट बिलो। अत्यधिक कम वजन वाले शिशु को नीचे परिभाषित किया गया है। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में 1000 ग्राम, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम, 2500 ग्राम। तो यहाँ एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 ग्राम से अगर कम है बेबी का वजन तो उसको एक्सट्रीमली लो बर्थ बेबी कहा जाता है। यहाँ पे 3 टाइप से देखा जाता है, एक एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, एक वेरी लो बर्थ बेबी, एक लो बर्थ वेट बेबी होता है। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में वेरी लो बर्थ वेट और लो बर्थ बेबी का कितना वजन होता है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने यहाँ पे आप लोग को ELBW को जो है 1000 ग्राम से कम इसका वजन होता है वह बताया है। आप लोग इस दोनों का कमेंट में बताना है कितना वजन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। विच एमोंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज कॉम्प्रोमाइज इन ए न्यूबॉर्न बेबी विथ क्लेफ्ट लिप। फटे होठ वाले नवजात शिशु में कौन सा गतिविधि प्रभावित होती है। यहाँ क्लेफ्ट लिप वाला बेबी है, उसमें जो कौन सा स्थिति
गतिविधि जो है प्रभावित होती है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है सकिंग, स्वेलिंग, इंस्पायरेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकिंग की स्थिति जो है प्रभावित होती है, सकिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। नॉर्मल बर्थ वेट इज, जन्म के समय सामान्य वजन होता है। जन्म के समय जो नॉर्मल वेट होता है वह 2.5 से 3 kg माना जाता है। 2.5 से 3 kg नॉर्मल वेट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 से 3 kg। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एट व्हाट एज डज द चाइल्ड वेट बिकम 4 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट। किस उम्र में बच्चों का वजन जन्म के वजन से 4 गुना है। हम लोग बताए थे बच्चा का वजन जन्म के समय से दोगुना कब हो जाता है, दोगुना जो वजन हो जाता है वह 5 मंथ में दोगुना हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया बच्चे का वजन जन्म के वजन से 4 गुना हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर बच्चा का वजन 2.5 kg है जन्म के समय, तो 5 मंथ में जो हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, यानी 5 kg हो जाएगा। तो यहाँ 4 गुना पूछ रहा है, 10 kg हो जाएगा। वह 10 kg जो हो जाएगा वह 2 ईयर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एट विच एज चाइल्ड स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज हिज मदर। बच्चा किस उम्र में अपनी माँ को पहचानने लगता है। तो माँ को बच्चा जो पहचानने लगता है वह 3 मंथ का एज में जो है वह अपनी माँ को पहचानने लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सरकमफेरेंस इज अबाउट। जन्म के समय सिर की परिधि लगभग होती है। जो बच्चा का हेड सरकमफेरेंस होता है जन्म के समय कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया 28 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 33 सेंटीमीटर, 30 से 35 सेंटीमीटर, 37 से 40 सेंटीमीटर। तो हेड सरकमफेरेंस होता है जन्म के समय वह होता है 30 से 35 सेंटीमीटर जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एट विच एज बेबी कैन स्टार्ट टू सिट विदाउट सपोर्ट। किस उम्र में बच्चा बिना सहारे के बैठना शुरू कर सकता है। उसे कोई सहारा की ज़रूरत नहीं होती है, बिना सपोर्ट का ही वह बैठना शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ। तो यहाँ 8 मंथ में जो बेबी होता है वह बिना सहारे का वह बैठना शुरू कर सकता है। 8 मंथ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8 मंथ। और सहारे की ज़रूरत तो उसको पड़ेगा 4 से 6 मंथ के बीच। अगर वह बैठना शुरू कर रहा है तो उस टाइम उसको सहारा का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ बेबी इज अबाउट। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग होती है। बेबी का लेंथ कितना होता है जन्म के समय। ऑप्शन में दिया 30 से 35, 35 से 40 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर। अब बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 45 से 50 सेंटीमीटर जो लेंथ होगा, लंबाई होगा बच्चे का, वह जन्म के समय 45 से 50 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।